नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी आम लोग भ्रष्टाचार से प्रत्येक दिन रूबरू हो रहे हैं। हमारा छोटा सा काम हो या बड़ा काम हो, हर कामों में हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। यह भ्रष्टाचार है क्या और इस भ्रष्टाचार के कारण क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अक्षय कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल के लिए। सर, आज ग्रामीण स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक, राज्य स्तर ही नहीं देश स्तर तक, हर एक व्यक्ति जो आम है, साधारण है, जो लोकतंत्र के हिसाब से मालिक है, वह अपने नौकरशाहों से, अपने जनप्रतिनिधियों से या व्यापारियों से, दुकानदारों से, वो छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, हर जगह भ्रष्टाचार से, कालाबाजारी से रूबरू हो रहा। कालाबाजारी भी एक तरह से भ्रष्टाचार ही कहा जा सकता है। सर, यह जो भ्रष्टाचार है, इस पर या इसके कारण क्या है? क्या देश में गरीबी ज़्यादा है या लोगों में पैसे कमाने की ललक ज़्यादा है, इसके वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है? इस पर आप अपना क्या राय रखते हैं? इस पर हम अपनी बात और या अपनी समझ आपको रखें, इसके पहले फिर एक बार आपको हम अपनी ओर से और साथियों की ओर से फिर एक बार हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन इसलिए फिर से कर रहे हैं कि आप जब भ्रष्टाचार के कारणों को जानने की चर्चा करते हुए आप कहें कि क्या यह गरीबी के कारण तो नहीं है, या लोगों के अंदर कुछ अधिक कमाई की जो ललक पैदा हुई है, क्या वह कारण तो नहीं है, या लोगों के पास जो साधन संपन्नता हुई है, बढ़ी है, स्थिति में जो सुधार हुआ है, इस तरह से जो आप कारण के कुछ दृष्टांत भी प्रस्तुत कर रहे थे, वो रख रहे थे। इसके लिए हम फिर से धन्यवाद अपने और अपने साथियों की ओर से हम आपको देते हैं। इस धन्यवाद के साथ जब हम कारण की चर्चा भ्रष्टाचार की करते हैं, तब साथ ही आपको श्यामल जी यह देखने और समझने की ज़रूरत है कि भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तब लगता है कि कोई एक घटना है, और जैसे ही हम कोई घटना के रूप में इसकी को देखने और समझते हैं, तब खास व्यक्ति के संदर्भ में चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि वह काम, वह घटना कोई व्यक्ति ने किया है, तो व्यक्ति भ्रष्ट है और उसके कारण भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा हुई है। हम ये इन चीज़ों से, इस समझ से और ये जो स्थापना है, हम इससे असहमत हैं, पूरी तरह असहमत। और इसके कारण हम कह रहे हैं कि जो आपका सवाल है उसका उत्तर यह है, हमारे जैसे लोग और जो समझते हैं उनका, कि भ्रष्टाचार के मूल कारण में व्यवस्था है, और भ्रष्टाचार का एक स्वरूप नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे थे, भ्रष्टाचार के कारणों को गिना रहे थे, वो सारे उसके कारण के एक एक अवयव हैं, उसको भी देखा जा सकता है। उसकी जब आप व्याख्या करेंगे तो आपको दिखेगा कि गरीबी के कारण जो लिप्सा पैदा, एक तरफ व्यवस्था ही आकांक्षाएं और लिप्सा पैदा करती है, दूसरी तरफ वह रेवड़ी वितरण का भी काम करती है। एक साथ दोनों कामें हो रही हैं कि व्यक्ति के अंदर आकांक्षा जागृत करना, दूसरी तरफ रेवड़ी वितरण करना। तो आकांक्षा जो जागृत करता है, वहाँ जो व्यवस्थागत तौर पर होता है, उसके कारण भ्रष्टाचारी सोच, समझ और व्यवहार के सपने बनते हैं, और उनके आधार पर तब वह रेवड़ी वितरण की जो प्रक्रियाएं और व्यवस्था हैं, उसमें भ्रष्टाचारी मूल्य और मान्यताएं काम करती हैं, समाज में वो स्थापित होती है। फिर उसी तरह से जो साधन संपन्न हैं,
लोग वो इसको आप देखिएगा कि जब भी हम भ्रष्टाचार को देखते हैं तो भ्रष्टाचार के स्वरूप और उसके आयाम भी बहुत व्यापक हैं। तो भ्रष्टाचार के कारणों को सीधा सीधी व्यवस्थागत जब हम कहते हैं, तब व्यवस्था के संपूर्ण स्वरूप को आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये और अब तो एक जो चौथा खंभा है, ये सारे संविधान के जो 3 स्तंभ हैं और बाद में जो नया खंभा जुटा ये मीडिया तंत्र का कि अभिव्यक्ति के नाम पर, तो ये इन जो बुनियादी हमारे जो लोकतंत्र के बुनियादी जो स्तंभ हैं, इनको एक साथ देखने की ज़रूरत है। और जब हम एक साथ देखेंगे तब भ्रष्टाचार का एक व्यापक जो स्वरूप है, एकाकार स्वरूप, व्यापक स्वरूप जब हम कहते हैं तो एकाकार स्वरूप हमको तब दिखेगा और उसकी कारण भी समझ में आएगी कि वह उस कारण जो जब हम समझेंगे तब वह सब एक दूसरे से का अंतर संबंध है, वह अपने आप कहीं एक न विकसित हुआ है और न उसका निवारण संभव है। इसलिए हमको लगता है कि भ्रष्टाचार के कारणों को जानने, समझने और उसको प्रस्तुत करने का जो नज़रिया है वह व्यवस्थागत होना जरूरी है। सर, भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित सभी हैं। हर दिन लोग कहते हैं कि उधर घूसखोरी है, जहाँ जाइए वहीं बिना टेबल के नीचे हाथ किए काम नहीं चलता है, वो शासन हो, प्रशासन हो, यहाँ तक कि पंचायती राज में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक आम सभा था एक पंचायत में, और वहाँ जब चर्चा हो रही थी तो लोग हल्ला कर रहे थे कि मुखिया जो है वो 2-2 हज़ार रुपया लेकर के इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास दे रहा है, नाम लिख रहा, दे नहीं रहा, नाम लिख रहा, सूची बन रहा। यानी कि अब जो गरीब हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना तो वैसे लोगों को देना है जो अपना घर बनाने लायक नहीं हैं, और उनसे भी भ्रष्टाचार वहाँ भी हावी है उनके ऊपर, और लोग 2-2 हज़ार या जहाँ जैसा हो रहा मिल रहा। सर, तो भ्रष्टाचार पर चर्चा सब करते हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन उसके उन्मूलन के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाते। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य जोरों पर है। यह जो एक दूसरे के विपरीतार्थक जो चल रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य भी तेज़ी से हो रहे हैं, ये बातें समझ से परे है। इस पर आप अपना क्या राय रखते हैं? यह भी बहुत भ्रष्टाचार के कारणों को समझने, क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे ठोस रूप में उसकी वास्तविकता को, तब निवारण की बात हम नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जब हम कह रहे थे कि व्यवस्थागत है मामला है, इस मामले को आंशिक तौर पर हम उसके एक खंड को, किसी एक पक्ष को जब हम देखते हैं और हम हंगामा करते हैं, हो हल्ला करते हैं, अमुक जगह भ्रष्टाचार है, जैसे अभी आप कुछ उदाहरण हमको बता रहे थे, आप इसको आप देखिए कि उसी से जुड़ी हुई बात, जो पंचायती राज्य व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, इस देश का वह प्रधानमंत्री जो यह कहता हो कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं का जो 1 रुपया है वह ज़मीनी स्तर पर पहुँचते पहुँचते उसके लाभार्थी को 15 पैसा मिलता है। 100 पैसे में वह 15 पैसा ही वहाँ जा कर के उसका रियलाइजेशन होता है। जिनके लिए जो योजनाएं बनी हैं उसका 15% वहाँ पहुँचता है। आज भी लोग जो राजनीति सत्ता के करने वाले लोग हैं उसका रेफरेंस भी देते हैं कि अरे भाई, तो कांग्रेस के राज्य में उसका प्रधानमंत्री ही बोला था। लेकिन आप फिर उसको हम उसकी उनके तरह नहीं कह रहे हैं। हम केवल आपके जो सवाल हैं कि राजीव गांधी जब यह बात कह रहे थे उसी समय पंचायती राज्य व्यवस्था के समृद्धि, संवर्धन
और उसके विस्तार का काम भी कर रहे थे। जब वह समृद्धि, संवर्धन और विस्तार के काम जब कर रहे हैं, तब उसको वैधानिक तौर पर उसकी भूमिका को स्थापित करने की बात कर रहे थे और उस दिशा में काम हुए हैं। आप देखिएगा कि उसी समय संशोधन होते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था का केंद्रीय स्तर पर, और वह कानून बनते हैं। जब वह कानून बनते हैं तब वह जो 15 पैसे जो अभी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसके नियंत्रण की स्थितियां भी बनाई गई, वह सोच पैदा हुआ और उसमें कमी आई। लेकिन फिर आप कहेंगे कि कम तभी तो लिया जा रहा है। आप तो 2000 कह रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि 20,000, 25,000, 30,000 लेता है। सुनते हैं, हम देने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सुने कि इंदिरा आवास में जिस तरह से लूट मचा हुआ है, इसके बावजूद भी आपको वहाँ चीज़ें पहुँच जा रही हैं। पहले पहुँचती ही नहीं थी। वह जब 15% जब बात कर रहे थे, तब वह औसत बात कर रहे थे। जब हम औसत कहते हैं तो कुछ योजनाओं में साफ हो गया, पूरा नहीं हुआ, और कोई योजनाएं का लाभ 50%, 30%, 40%, 60% हुआ, और उनका जब हम औसत निकालते हैं तब 15%। वह जो 15% है, वह अब औसत 15% नहीं है, और जो 15% बढ़ा, योजनाओं का लाभ पहुंचने का प्रतिशत बढ़ा, और उसके साथ साथ अब दूसरे तरह के भ्रष्टाचार हुए, जिसकी ओर आप इशारा भी कर रहे थे कि जिनके लिए जो योजनाएं बनती हैं उसमें उनकी भागीदारी नहीं हो करके वह दूसरे लोग, जो साधन संपन्न लोग, वह तो जिसके पास देने का 20,000 रुपया वो सोचता भी नहीं है, वो कहाँ से देगा। तो जो 20,000, 25,000 रुपया देते हैं, उनके घर में शौचालय भी बनता है, उनका इंदिरा आवास का पैसा भी मिलता है, और वो उसके लाभार्थी होते हैं। तो ये बदलाव भ्रष्टाचार के प्रकृति में भी बदली। जब चीज़ें वहाँ पहुँचने लगी तो भ्रष्टाचार की आकृति और प्रकृति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। अब ये कैसे शुरू हो गया? तो इसके सामाजिक राजनीतिक कारण हैं। हम अभी तक जब राजीव गांधी की चर्चा जब कर रहे थे, और जो चीज़ें बन रही थी और जो हुआ, वह प्रशासकीय, वह नौकरशाही की व्यवस्था के तहत हुआ था। तो भ्रष्टाचार के कारण के सामाजिक राजनीतिक भी कारण हैं। प्रशासकीय जो कारण है उसके साथ समझौता होता है। प्रशासकीय जो कारण भ्रष्टाचार आपको दिखता है, उसमें सामाजिक जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो उसके नेता हैं, उन लोगों के बीच तालमेल होता है और उसकी स्थिति पैदा की जाती है। तो भ्रष्टाचार के कारण सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासकीय है, और तीनों को हमको एक साथ देखना होगा। इन तीनों को जब हम एक साथ नहीं देखते हैं, तब हमको प्रशासकीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार के अवसर केवल हम देखते हैं, कभी राजनीतिक स्तर पर के भ्रष्टाचार के अवसर हैं, कभी सामाजिक। तो यह जो भ्रष्टाचार अपने आप नहीं पैदा हुआ, हम कह रहे हैं कि व्यवस्था, और व्यवस्था के अंदर जो अंग्रेजी में एक शब्द लूप होल्स है, छिद्र, हम उसको छिद्र नहीं कह रहे हैं, हम उसको अवसर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के अवसर की गुंजाइश व्यवस्था में है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और उसके कारण प्रशासकीय है, सामाजिक है, राजनीतिक है। अगर इसका हम निवारण चाहते हैं, तब ये तीनों स्तर को के जो कारण हैं और जो अवसर हैं, उसको चेक करना होगा, उसका नियंत्रण। अब उसका तब नियंत्रण कौन करेगा? प्रशासकीय है तो प्रशासने से। अभी जितनी भी बात आप कीजिएगा, जो नौकरशाही व्यवस्था के जो लोग हैं, उसमें जो क्रियाशील लोग हैं, तो वो सब प्रशासकीय नियंत्रण की, क्योंकि उनको लगता है कि नौकरशाही है और नौकरशाह में कुछ व्यक्ति है, उसके कारण भ्रष्टाचार है, और उसमें कुछ लेजिस्लेशन बना दिया जाए और लेजिस्लेशन से कुछ रूल्स बना दिए जाएं और रूल्स को
ईमानदारी से लागू किया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। ये सारे भ्रम पैदा करता है और भ्रामक तथ्य है। इसी में अभी तक हम उलझे हुए हैं और अब भी हमको उलझे रह जाने की संभावनाएं हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात लेजिस्लेचर का लोग भी करता है, मैंने विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब के सब राग मिला करके, और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी बोलता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अरे भाई क्यों ये घालमेल करते हो? सबों को समन्वित रूप में देखो। यह भ्रष्ट व्यवस्था है जिसके अंदर भ्रष्टाचार के खुलेआम अवसर हैं, और इन अवसरों को हमसे पूछिएगा कि आज़ादी के इतने दिन बाद भी इस अवसर पर जो अवसर हैं भ्रष्टाचार के, इस ओर इशारा क्यों नहीं लोग कर रहे हैं, या ये किसका दायित्व है? ये सारे सवाल हैं विचारणीय। अगर आप इनको जानना चाहेंगे तब हम उसको भी बता देंगे कि भ्रष्टाचार व्यवस्थागत और व्यवस्था में अवसर भ्रष्टाचार के, और उसके प्रति उसकी अनदेखी, उसका तिरस्कार। चूँकि चुनाव जीतने और हारने में भी भ्रष्टाचारी जो आचरण और प्रवृत्तियां हैं, उसके जो अवसर हैं, उसका उपयोग हो रहा है, वह उपयोगी साधन बना हुआ है। इसके कारण आप जो चिंता कर रहे हैं भ्रष्टाचार के कारणों को जानने समझने और उसके निदान चाहते हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है और नहीं होगा जब तक भ्रष्टाचार संबंधी जो विमर्श है, बातचीत है, उसके प्रसंग नहीं बदलेंगे, उसके आधार नहीं बदलेंगे। विषय बदलना, भ्रष्टाचार संबंध में की पहचान कैसे करें, उसके कारण क्या हैं, उसके तरीके नहीं बदलेंगे, उसके जो शास्त्रीय आधार हैं उसको नहीं बदलेंगे, तब हम भ्रष्टाचार संबंधी जो यथार्थ है वह उसकी चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार की स्थिति तो यह है कि सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में तो अकंठ भ्रष्टाचार है। अब तो धीरे धीरे गैर सरकारी कार्यों में भी भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। वो यहाँ तक कि शैक्षणिक जो गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी भ्रष्टाचार की शुरुआत हो चुकी है। अभी एक योजना है, मनमोहन सरकार में ही शुरू हुई थी। पहले वो नरेगा था, फिर वो मनरेगा हो गया। आज मनरेगा में मजदूर जो बनते हैं, मनरेगा मजदूर, उसमें कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के वजह से ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो महिला घरेलू है या बड़े घरों की है। नाम उनके खाता में पैसा जाता है, और जो मनरेगा से काम कर रहे हैं वह जाकर के उनके खाता से पैसा निकाल लेते हैं। जब उनके खाता में पैसा आया, गए 200 रुपया उनका, बाकी पैसा जो मनरेगा ठेकेदार हैं उनका। और इन सबों पर ऐसा नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी इस पर अपने वोटर बढ़ाने के ख्याल से चुप्पी साधे रहते हैं। सर, क्या इस तरह से भ्रष्टाचार का उन्मूलन या सरकारी पैसों का लूट रुक पाएगा? ये हमारी जो बात पहले अभी हम आपको बता रहे थे, उसको ये आपका जो सवाल है वह पुष्ट करता है, संपुष्ट करता है, वो साबित और प्रमाणित करता है कि किसी भी सर्कुलरवादी तौर तरीके से भ्रष्टाचार का न तो नियंत्रण संभव है और न उन्मूलन की बात की जा सकती है। यह पुष्ट करता है। आप तो श्यामल जी जब सवाल कर रहे थे तो हमको वह दिन याद है कि जब हम एक गांव में के जो पोस्ट मास्टर होते हैं, गांव के अंदर जो पोस्ट डाकघर होता है, उसके यहाँ एक प्रोविज़न आया था। क्योंकि ये सब जो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का जो मैं बात कर रहा हूँ कि नौकरशाही में काम करने वाले लोग सर्कुलर के माध्यम से भ्रष्टाचार के नियंत्रण की जो बात कर रहे हैं और उन्मूलन के, तो ये सारे लोग सर्कुलर बनाते हैं, माने उसके कानूनी
जो तरीके हैं वो ढूंढते हैं और उसको बनाते हैं। उसी में एक बना कि बहुत मनरेगा में भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए हुआ कि मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी, अब मजदूर कौन है उसको पर के जो भ्रष्टाचार होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मनरेगा के मजदूर कौन होंगे। आप बता ही रहे थे कि जो मजदूरी से जिनका कोई ये नहीं, वो उनका जब सूची आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। उसके साथ साथ मनरेगा के मजदूरी का भुगतान में डाकघर एक माध्यम आ गया, एक रुक जाएगा। अब तो नहीं ना गड़बड़ करेगा, अब तो रुक न गया, अब डायरेक्ट नहीं ना, अब तो जाएगा भाया। मुखिया भी नहीं, मुखिया का जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है वो भी नहीं, अब सीधा खाता में जाएगा। लीजिए आप खाता में भी नाम हम तो नहीं ले रहे थे, अब खाते में जाएगा। ये नौकरशाही वाला ये तरीका बताया। हम जब उस दरवाजे पर बैठे हुए थे तब 3-4 लोग आया और वह जो डाक का पोस्ट मास्टर था उसको बुला करके ले गया। वो हमसे बात कर रहा था, हम गए थे और वह बात कर रहा था। हमको कहा कि से जी 2 मिनट ही सबको, हम कहे कि ना 2 मिनट 5 मिनट आप बात कर। वो गया और उस सबको डांट उठ करके भगा दिया और फिर आ गया। हम कहे कि से कौन हुआ है उसको डांट रहे थे। ये बूझता है ना कि लफुआ पोस्ट मास्टर है। हमको ये बताया कि ये जो आया था ये सब मनरेगा का दलाल है। आप पोस्ट मास्टर सब 3% पर लेता है। जो पैसा आता ना है, आप तो सवालों नहीं हमसे पूछे, हम आपके सवाल को बढ़ा दे रहे हैं कि पोस्ट मास्टर जो खाता में आता है और उससे पैसा जब निकासी के लिए, तो वहीं 3% बताया था उस समय, बहुत दिन की बात, पुरानी बात कर रहे हैं। यहाँ जो है सो 3% देने वाला हम पोस्ट मास्टर नहीं हैं, हम 10% लेंगे। जो भी पैसा आया है 10% लेंगे, पैसा ले जाओ और हमको 10% पर भी ही आगे अब देंगे। अच्छा, ये जब हम खिस्सा कह रहे हैं आपको, तब यह खिस्सा हम नहीं कर रहे हैं और हम विद्वान नहीं हैं, न हम जनप्रतिनिधि हैं, न हम कहीं के विद्वान हैं और न कोई नौकरशाह हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जो कानूनवा तुम बनाया ना, इसमें हमारी बात को वह नौकरशाही भी करता है, ये भी आप जान लीजिए। एक तरफ चेकिंग के लिए खाता में भुगतान, दूसरी तरफ आप ही नहीं पूछे कि सामाजिक आकेंक्षण भी होगा, और जब काम होता है उसमें श्रमिकों के बाल बच्चों के पानी के लिए, वहाँ रहने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें प्रावधान, जो सब मिला जुला करके उसके जो आवंटन है वो भी तो भ्रष्टाचार में का कि बलि बेदी चढ़ता है। तो वो में सामाजिक आकेंक्षण में ये है कि एक दिन एक कहावत है जहानाबाद ज़िला का, अब हम उसमें का भी नाम नहीं लेंगे, जैसे ये नहीं आपको हम बताए कि डीडीसी के यहाँ जब मनरेगा की मीटिंग हो रही थी विकास की, तो जो जिला परिषद के जो सब चुने हुए हमारे प्रतिनिधि थे, उन लोग का मनरेगा का काम चल रहा था। वह जो बहुत थोड़ा बेचारा बोलता उलता था से उसको डीडीसी को खबर मिल गई थी कि वीडियो कहा होगा कि ये जो जिला परिषद का सदस्य है इसके कारण सर बहुत दिक्कत हो रही है। ये जो कमीशन है ना, वो बेचारा वहाँ का मुखिया, वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो अभिकर्ता है, वो सब कंप्लेन करता है कि वो इतना सवाल करते हैं, साइट पर चले जाते हैं, ये सब बात करते हैं से इसको थोड़ा सा देखा जाए। तो मीटिंग में डीडीसी कहा कि से आज कोई ये नहीं होगा बात, सारे एजेंडा को बंद कर दीजिए, एक ही एजेंडा होगा। वो जो जिला परिषद का जो सदस्य था ना, उसका भी कुछ काम मनरेगा का चल रहा था। कहा कि इसका एक सामाजिक आकेंक्षण का डेट तय कर दिया जाए और उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, यहाँ से प्रशासन की ओर से सामाजिक आकेंक्षण का प्रोविज़न उस स्कीम में भी है, और प्रशासकीय स्तर पर भी आप स्वतंत्र हैं, प्रशासक हैं, जिला के मालिक हैं। तो वो कहा कि से हम लोग चलें और एक टीम बन जाए जिला परिषद के लोगों का।
अब उसके बाद हम नहीं कहेंगे। तो यह जो स्थितियां हैं कि जब तुम चेक एंड बैलेंस की बात करते हो और उसकी तैयारी के जितने भी ज़मीनी स्तर पर काम है उसकी चर्चा भी नहीं करते। हम जब ज़मीनी स्तर पर तैयारी की बात कर रहे हैं तो जो मनरेगा के मज़दूर हैं, जो मनरेगा के मज़दूर के साथ सामाजिक राजनीतिक जो जीवन यापन करते हैं, सामाजिक राजनीतिक जीवन उनके रोज़ रोज़ से जिनका जीवन संबंध है, और उन लोगों के साथ और जो दूसरे सरकारी गैर सरकारी जो लोग हैं उनकी एक कोई कमेटी, वह जो सामाजिक आकेंक्षण के जो प्रावधान हैं आप उसका कोई आकेंक्षण किया, इस पर कोई रिपोर्ट हुआ? आपको हम बताते हैं कि उनके काम में तो हमने एक बार PIL भी किया हाई कोर्ट में। अभी तक तो आप लोग जानते हैं जिसका खूब प्रोपगंडा हुआ, खूब प्रोपगंडा हुआ चारा घोटाला वाला, स्कूटर पर सांड भैंसा। अरे भाई हमारे पास कागज़ है, PIL हमने किया ना मनरेगा का, उसको हमको तो निकालना पड़ेगा कि उसमें स्कूटरवा पर बोड़े ढो आ गया। ये सारे जो स्कीम्स हैं वह हम नहीं कह रहे हैं, वह जो CAG का रिपोर्ट है, बिहार CAG का रिपोर्ट है, जब न्याय के साथ विकास हो रहा है, जब भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, अभियोग मुख्यमंत्री जी हैं, उस समय इन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में ये चारी चीज़ें हाईकोर्ट में PIL हम आपको बता दे सकते हैं कि वो चीज़ें हुई थी और वह चीज़ें वहीं के वहीं रह गई। और तब हम अब कहाँ जाएंगे? अब उच्च न्यायालय में हम गए, हम कोई नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कोई मुफस्सिल के कोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम जब गए तो वहाँ हमको तो नहीं न्याय मिला। ऐसी स्थिति में आप भ्रष्टाचार के जो कुछ उदाहरण के साथ हमसे विचार करना चाहते हैं, हम इसीलिए कहें कि यह पूरी जो चीज़ें हैं वह व्यवस्थागत जो राजनीति है उसके कारण हो रहा है, और इसमें अगर सुधार और बदलाव चाहते हैं तो एक बार इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं हर के, जैसे अगर मनरेगा का भ्रष्टाचार है तो मनरेगा जो प्रोग्राम है उसके स्टेक होल्डर्स होंगे, उसके शिक्षा में भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य में आप देखिएगा, आंगनबाड़ी में, मन एक एक चीज़ों में आप देखिए कि हर एक क्षेत्र में जहाँ आप हाथ रखिएगा वहीं क्या कहें बग माने एकदम पक करके जो घाव पकता है ना, जो पूरा घाव पका रहता है, उसी तरह से पूरी यह जो व्यवस्था है वह उससे सड़ांधा रही है, गैंग्रीन का शिकार हो गया। तो उसमें जब नब्ज आप डालिएगा तो वो चीज़ें आ रही हैं। अब उसको आप फिर से एक बार अभी हमको भी उलझा करके आप चाहते हैं अगर फंसाना तो हम नहीं फंसेंगे कि हम व्यक्ति के कारण और व्यक्ति को बदल देने से आप प्रशासक को कह देगा जीरो टॉलरेंस से, आ मुख्यमंत्री ईमानदार आ वो भ्रष्ट, ई दूध के धोवाल आ वो बेचारा भ्रष्टाचार, ये सब कहाँ हमको भ्रमित करते हैं। अरे सारे जिन कारणों से भ्रष्टाचार हुआ था वह कारण के आज भी हमारा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक सारे दल, चूँकि अगर सारे दल नहीं होते तब प्रावधान तो राजीव गांधी ने शुरू किया था, आपको अधिकार दिया पंचायती राज्य स्तर तक, पंचायत जो है उसमें मुखिया जी कतनो दबंगई हो, अगर आप ईमानदारी से वहाँ काम करते हैं, आपको जन सरोकार और संबंध है, वास्ता है उन श्रमिकों से, उनके परिवार से, तो वह लोग जिनके समाल जो उससे पीड़ित हैं वह आपके साथ जाएंगे और वहीं से इसकी गोलबंदी शुरू हो जाएगी। जो समुदाय, जो लोग जिस भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं उनकी गोलबंदी के आधार पर जो प्रावधान है भ्रष्टाचार के नियंत्रण के, चूँकि डेमोक्रेसी तो रोज़ आगे बढ़ेगी और डेमोक्रेसी पर हमले भी हो रहे हैं, उसके कारण हम बताएंगे कि वह एक आध बार पहले हम आपको चर्चा किए थे कि यह क्या करता है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये सब विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संचार
के जो तंत्र हैं, ये सब लोकतंत्र की संस्थाएं हैं। लोकतंत्र की संस्थाओं के हम कहते हैं कि इनका लोकतांत्रिकरण करो। माने हर जगह हर स्तर पर जो जिनके लिए काम संस्थाएं करती हैं उनकी भागीदारी, उनके दलाल को नहीं, वहाँ ज़मीनी स्तर पर उनके पिछलग्गू का नहीं, रियल जो लोग हैं उनकी भागीदारी के साथ उनके सर्वेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, मूल्यांकन की जितने भी काम हैं उसमें उनकी कमेटी बनाओ। और वहाँ जब कमेटियाँ बनने लगेगी और फंक्शनिंग में आ जाएगा, जो पंचायती राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा में उसका किडनैपिंग कौन किया है? नौकरशाही और विधायिका और न्यायपालिका से उसको समर्थन मिलता है। कोई आपको हम अपना उदाहरण दे रहे थे कि कोई अगर हिम्मत भी करता है तो किसी भी स्तर पर उसका सहयोग नहीं मिलता, वह निराश हो जाता है और लगता है कि पूरी दुनिया ही अब इस एक ही धारा में बह गई है और वह बैठ जाता है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड सीडीपीओ की बात और आंगनबाड़ी की बात तो छोड़ दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी गांव में हैं, महादलित टोलाओं में हैं, उनकी बात तो जो है सो है। पटना ऐसे शहर में जहां मुख्यमंत्री, उसके सचिव, अपर सचिव, मंत्री, नगर निगम के मेयर, सभी, कहने का मतलब है कि सभी बड़े पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार से बिहार को उबार सकते हैं, और बिहार के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम, वो दोनों भी ईमानदार पार्टी के बड़े नेता, उसके बाद भी एक वार्ड पार्षद पति ने हम लोगों से चर्चा में कहा था कि श्रीमान, अगर भ्रष्टाचार देखना है तो आंगनबाड़ी सीडीपीओ को यहाँ देखिए। प्रत्येक आंगनबाड़ी सुबह 7 से 11 के बीच चले न चले कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रत्येक माह 4,000 रुपया पहुँच जाना चाहिए। यानी पटना सदर प्रखंड के जो सीडीपीओ हैं उनको आंगनबाड़ी चलाने से मतलब नहीं है, उनको प्रति माह 4,000 रुपया मिल जाए और सारा कुछ, सारे बच्चे जो ये क्या कहते हैं, पोषण के बिना विकलांग हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, उनका सारा पोषण मिल जाता है। वो जो गर्भावस्था की महिलाएं हैं, ये क्या दलित बस्तियों में या मलिन बस्तियों में, उन सबको पोषाहार मिल जा रहा है और मैडम को 4,000 केवल चढ़ावा मिल जाना चाहिए। सर, जब जहां मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ के सचिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएम साहब बगल में बैठे हैं, उसके बाद भी जो भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार और कहाँ नहीं होगा। ये आपको उसमें हम केवल, आप जो अभी आंगनबाड़ी और सीडीपीओ की जब चर्चा कर रहे थे, तो चूँकि आप हमसे पूछ रहे हैं इसलिए आप हमारे ही वार्ड है, वार्ड 45, 44 में भी वही है, लेकिन हम उसके चूँकि एक नौजवान अभी काउंसिलर है, वह अच्छा सक्रिय है। केवल बेचारे का ये है कि वह व्यवस्थित कैसे चीज़ों को देखें समझें। उनको लगता है कि नहीं, हम तो कर लेते हैं और हम करते हैं, हम करिए देंगे, तो इसीलिए सटा हुआ जो वार्ड है 44 को। लेकिन 45, 44 में भी वही स्थिति है और 35 के वार्ड काउंसिलर से हमारी बातचीत है, वो संख्या जानते हैं। जब हम उनसे पूछे कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण में आप लोगों की क्या भूमिका है, आपकी जो भागीदारी है वह कैसी है और उसकी सीमाएं क्या है, आपने कभी कुछ किया? ना हमसे वो कोई, हम तो जानबो नहीं करते हैं कुछ। माने ये साफ यह बात आप फिर आपको कहते हैं कि थोड़ा सा इसको और आगे निकल करके देखिए। इसमें यहाँ के ये जो एसडीओ है क्षेत्रीय, मान लीजिए यहाँ का कलेक्टर है, तो इस तो बेचारा सब इतना हमारा समाज सेवी है, इतना बाहर से दबा हुआ है कि फुर्सत रहता है उससे। अब आप आंगनबाड़ी की बात करते हैं,
ये हमारा जो एसडीओ कलेक्टर है और कमिश्नर है, अरे यही तो भाग्य है। माने हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस तरह के पदाधिकारी है जो हमारे कुपोषण के उन्मूलन के जो आवंटन है उसको लूट हो रहा है। अब क्या चाहते हैं आप इस सब से? यहीं सचिवालय है, इसको छोड़ दीजिए ये नौकर को। नौकरशाही की व्यवस्था के जो तंत्र के लोग हैं, जिसको हम लोग हाकिम बना करके समझें कि यही ठीक कर देगा, अरे ये कौन सी ठीक करेगा? इसको जो ठीक करता है, यहाँ हमको बताइए तो किस राजनीतिक दल का मुख्यालय पटना में नहीं है? कम्युनिस्टों का नहीं ना मुख्यालय यहाँ है, समाजवादियों का नहीं ना यहाँ मुख्यालय है, यहाँ खाली जदयू और बीजेपी का है। किसी भी दल ने इसका कोई सवाल उठाया, किसी भी क्षेत्र का मूल्यांकन किया, उस पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित किया? तब जब कुएं में भांग घोरा गया कि केवल और केवल चुनाव जीतना और हारने का मसला राजनीतिक मुद्दा हो गया, जनता के जीवन से उसका कोई सरोकार अब राजनीति का नहीं रह गया। आप मलिन बस्ती में रहते हैं कि पॉश कॉलोनी में रहते हैं, उससे जब चुनाव आवेगा, जब वार्ड काउंसिलर का चुनाव आवेगा, चाहे जब एमपी और एमएलए का चुनाव आवेगा, उस समय जो भ्रष्टाचारी क्रियाकलाप और कर्मकांड हैं उसका सहारा लेकर के, चूँकि सब लोगों को तैयार कर दिया है कि भ्रष्टाचारी माहौल में जीवन कैसे जीना है और सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कैसे कुछ ले लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। यह जब राजनीतिक माहौल या सामाजिक राजनीतिक जब माहौल पैदा हुआ है, इसमें आप हमसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या कहना है? और उसमें बेचारी सीडीपीओ का तो बोल भी न लगता होगा भाई, हम नहीं जानते हैं। हम तो सुनते हैं कि ट्रैफिक पुलिसों का बोल लगता है, हैं? तो जब ट्रैफिक पुलिसों का पोस्टिंग का बोल लगता हो और सीडीपीओ का नहीं बोल लगता होगा, तो ये किसको देता है? और जिसको ये देता होगा, देती होगी, उसको भी बोल लगता होगा, उसका भी बोल लगता होगा और वह भी कहीं देता होगा बेचारा। तो ये सारे कड़ी को एक साथ नहीं देखिएगा और समझिएगा, तब ये हमसे अब मत उलझवाइए, हमको भी मत फंसाइए कि एगो सीडीपीओ में हम लग जाएं, एगो कोई वार्ड का कोई आंगनबाड़ी कोई का है उसी को ठीक करने में हम लग जाएंगे। और जो मूल काम है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो न्यायिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मीडिया, जो एक नया और इस भ्रष्टाचारी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन का जो एक बड़ा संरचना तैयार हो गया है, इसको तोड़ने के लिए, इसको जनता के बीच बेपर्द करना और इसके पर्दाफाश करने के समय में हमको मत फंसाइए श्यामल जी कि व्यक्ति अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। अब पूरे तौर पर अब जब तक जनता और जनता भी संगठित तौर पर एक कंक्रीट कार्यक्रम के आधार पर अगर रचनात्मक पहल, वैकल्पिक नीति के आधार पर नहीं काम शुरू करेंगे, तब इससे मुक्ति अब संभव नहीं। भी भ्रष्टाचार के जो कारण है और भ्रष्टाचार जड़ में ही है, इस पर चर्चा आप सुन रहे थे। अक्षय जी ने बातों को रखा। इनका कहना है कि व्यवस्था में ही भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और इसको निकालने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए व्यवस्था में बेहतर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। सत्ता पर केवल परिवर्तन हो जाए इससे कुछ नहीं होना है, व्यवस्था परिवर्तन हो तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है, खास करके बुद्धिजीवियों का, युवाओं का दायित्व बनता है कि देश और राज्य से भ्रष्टाचार मुक्त के लिए हमारा जो अधिकार है चुनाव में मत देना, वो अपने अधिकार का सही प्रयोग करें। आज आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण ही
बिहार में जितने परीक्षाएं हो रही हैं नौकरियों के नाम पर, उन सबों में भ्रष्टाचार चरम पर है। कल भी आपने सुना होगा या समाचार के माध्यम से देखा होगा कि जो बच्चे बीपीएससी शिक्षक के परिणाम के लिए नीतीश कुमार जी से मिलने जाते हैं, उन्हें किस तरह से लाठी डंडे से मार करके भगा दिया जाता है। यह घटना परसों की है। तो इस तरह से हर जगह आप भ्रष्टाचार से परेशान है, तो इसके लिए आगे आएं और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में अपने आप को सहभागी बनाएं। सर, आपने जो हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए अपना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबको भी इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए सस्यामला चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।